हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की यूनिट नंबर 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम्स का 2021 के अंदर, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हर एक यूनिट में से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आज से हम जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे उसके एमसीक्यू भी साथ में स्टडी करेंगे जो उस टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली होगी क्या, तो उसको समझने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड्स कंसीडर करते हैं। हमने दो इलेक्ट्रोड लिए। ये जो इलेक्ट्रोड है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के बने हो सकते हैं, मीन्स किसी भी मटेरियल के हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब है कि मान लेते एक में से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए और दूसरे को इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए हैं, तो जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए जिनको हमने हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर दो। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर दिए। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर ही क्यों रखते हैं, ताकि ये चार्जेस हमारे अर्थ के अंदर पास ना हो। अब अर्थ में कैसे पास हो जाएंगे, अगर हम ये बोले हम अर्थ पे नहीं रखते और उसको अपने हाथ पे पकड़ लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर चार्ज होगा वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ तक चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, चार्जेस का फ्लो करवा देती है। तो यहाँ पर इस वजह से हमने इनको क्या कर लिया, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर प्लेस कर दिया। अब अगर इनके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम एयर रखते हैं, अब हमें पता है कि जो एयर होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। एयर किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। एयर इंसुलेटर होगी। अब जो एयर इंसुलेटर का काम कर रही है, क्या इंसुलेटर चार्ज को फ्लो करवा सकता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, नहीं करवा सकता। मीन्स जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा तो वहां पे चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है वो नहीं होगा और इसी वजह से इस एरिया में करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम इस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। हम इसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक वायर को से कनेक्ट कर देते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या लिया, यही दो इलेक्ट्रोड्स लिए जो इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर प्लेस कर दिए। दो इलेक्ट्रोड्स को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर प्लेस कर दिया। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर लाइक जैसे हमने कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, मींस जो करंट पैदा कर देती है। करंट जैसे अगर हम कॉपर की वायर को टच करेंगे और अगर वो स्विच में लगी हुई तो क्या लगेगा, झटका लगेगा, तो मतलब वो कंडक्टिंग मटेरियल है। तो कंडक्टिंग मटेरियल की हमने वायर ली और उस वायर को हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर है चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये वाला इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे मूव कर जाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और करंट इस तरफ बनेगा इसका। ऐसा क्यों होगा अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, अगर बीच में दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो मीडियम है वो इंसुलेटर होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम है तो वहां पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं।
करंट बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है, मींस जो करंट होगा उसकी 2 टाइप्स होगी। उससे पहले देखो करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट को हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब चार्ज फ्लो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि चार्जेस रेंडमली मूव कर रहे हैं। अगर चार्ज रेंडमली मूव करते तो वहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये इससे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो यहाँ पे करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से और टाइम को टी से, चार्ज को क्यू से। तो ये क्या होगा, रेट का मतलब टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज करंट। तो ये फॉर्मूला आ गया करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अब जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट होगी एम्पियर और करंट की सीजीएस यूनिट होगी एब एम्पियर। एब एम्पियर और इसको हम EMU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। एब एम्पियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब एक सीजीएस यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन भी होगा। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1/10 एब एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये तो था हमारा करंट के बारे में। अब हम देखते हैं करंट की टाइप्स। करंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, अब देखो यहां पर ये हमने कोई भी कंडक्टिंग वायर ली जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं, ठीक है। अब इस वायर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया और यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया। कैसे दिया, सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दो इसको सिंपली। अब देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन होगी पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएंगे और जो होल है वो कहां पर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। सारे होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज जाएंगे नेगेटिव की तरफ। अब जो कन्वेंशनल करंट होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट होता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव की तरफ तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। कन्वेंशनल का मतलब वहां पे होल्स मूव कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से करंट होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव आयंस की वजह से करंट, मतलब होल्स का मूव करना। अब एक्चुअल में क्या होल्स मूव कर सकते हैं, होल्स का मतलब होता है वैकेंसी। क्या वैकेंसी कभी मूव कर सकती है, वैकेंसी मतलब स्पेस। फॉर एग्जाम्पल हमने बेंच ले लिया, बेंच जिसपे हम क्लास में बैठते हैं उसमें 3 सीट है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट ए बैठता है, बी बैठता है, सी बैठता है। ये यहाँ पे डिफरेंट 3 स्टूडेंट्स बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते कि हमने सी स्टूडेंट को मूव कर दिया कि तुम खड़े हो जाओ और पीछे जाके खड़े हो जाओ क्लास में, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी का मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। अब इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों मूव कर गए,
मीन्स बी में अपनी जगह छोड़ के और सी की जगह पे आ गया। तो यहाँ पर ये वाला होल अब यहाँ पर ना रहकर इधर आ गया है, होल मूव कर गया, होल यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया है। अब ए ने सोचा कि बीच में जगह क्यों छोड़नी, मैं भी बी के पास चला जाता हूँ। तो ये ए है वो यहाँ पर आ गया और ये वाला होल मूव कर गया अब यहाँ पर, अब यहाँ पर होल मूव क्रिएट हो गया। तो पहले होल यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हो गया और अब यहाँ पर। तो देखो होल मूव कर गया मतलब स्पेस मूव कर गया, बट एक्चुअल में क्या मूव कर रहा है, एक्चुअल में तो ये ए और बी मूव कर रहे हैं। हमारे केस में ए और बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन। मींस जो कोई भी मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। सारे का सारा मटेरियल किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनको वैकेंसी दी गई, यहाँ पर ये वैकेंसी है, यहाँ पर भी वैकेंसी है, यहाँ पर भी वैकेंसी है, ये फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वैकेंसी के पास जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और हमें लगेगा कि होल यहां से उठकर यहां पर आ गया है तो होल मूव करता हुआ हमें दिखेगा। तो रियलिटी के अंदर कन्वेंशनल करंट भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो होल है वो अपने आप मूव करेंगे, और होल के मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब डायरेक्शन देखते हैं, जो हमारे पीछे वाले टॉपिक में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन इस तरफ क्यों होगी। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उससे अपोजिट हम जो करंट लेते हैं वो हमारा क्या होगा, कन्वेंशनल करंट। मींस देखो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेंगे वो हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। मींस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन जहां पर मूव कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है ये वाली, और कन्वेंशनल करंट ये वाला, कन्वेंशनल करंट होल की वजह से हो गया। मींस जहां पर होल्स मूव कर रहे हैं वो होल की वजह से करंट हो गया, तो ये हो गया। अब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक करंट इस तरफ है और होल वाला करंट इस तरफ है। अब हम अपना प्रीवियस टॉपिक देखते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या लिया था, दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे जिस पर एक पर पॉजिटिव था और दूसरे पर नेगेटिव था। जैसे ही हमने वायर को कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गए इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट आ गया इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आ रहे तो होल्स को कहां पे मूव करना पड़ेगा, उस तरफ। मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो हमें लगेगा कि एक यहाँ वाला होल यहाँ पर चला गया है, तो उसकी वजह से ये हो गया होल की वजह से करंट, कन्वेंशनल करंट हो गया। जनरली जब भी हम करंट बोलते हैं, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं, पूरी फिजिक्स के अंदर ही करंट का मतलब हम बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट। करंट का मतलब कौन से करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की। कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं करते, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। बट अब क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि हम बोलते तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अभी हमने बताया कि कन्वेंशनल करंट भी तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं तभी तो होल मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो होल अपने आप तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि वो तो स्पेस है, स्पेस मूव नहीं करेगा, स्पेस फिक्स है ये। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन इस तरफ ली थी। तो हमेशा याद रखने की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट, फ्लो इलेक्ट्रॉन करेंगे लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कन्वेंशनल करंट वाली होगी। और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है।
तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक, करंट की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ईएमएफ। मीन्स जो ये चार्जेस को मूव करवा रहा है वो कौन मूव करवा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ। यहाँ पे ईएमएफ का मतलब है ई फॉर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन, एम फॉर मोटिव, मोटिव मतलब कि मोशन में, और एफ फॉर फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो, क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ की यूनिट न्यूटन होगी? क्यों? क्योंकि ये तो एक टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स, न्यूटन होगी। बट नहीं, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी है जो आयंस को एक डायरेक्शन में मूव करवाती है। मीन्स ये हमने कंडक्टर लिया जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पॉजिटिव के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या ले ली हमने, बहुत ज्यादा ले ली। तो ईएमएफ का मतलब यहाँ पर हम किसी भी बैटरी या फिर सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। किसकी वजह से, बैटरी या फिर सेल की वजह से, उनकी हेल्प ली और हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। एक पर पॉजिटिव दिया और दूसरे पर नेगेटिव दे दिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो सेल है उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और वो जो सेल होगी वो एक फोर्स प्रोवाइड करेगी। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स दे रही है इस तरफ आने के लिए, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज defined as a force that moves in a particular direction, that moves the electron, that moves the electron in a particular direction। ये क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है। अब यहाँ पर देखो वही पॉइंट आ गया, अभी तो हमने बोला कि ये कोई फोर्स नहीं है और यहाँ पर हम बोल रही एक टाइप का फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए। बट ध्यान से देखो, इन्होंने क्या कहा है, ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में क्या करवाता है, मूव करवाता है। मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब उसकी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो ईएमएफ भी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो गई है। अब ईएमएफ को हम दूसरे वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज डिफाइंड एज maximum potential difference, maximum potential difference when circuit is open। जब सर्किट ओपन होगा तो उस टाइम पे जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एंड्स के बीच में, अगर यहां पर सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन का मतलब ये हमने बैटरी कनेक्ट की थी, ये की हो गई। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर तो पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव। अब अगर इस की को हम क्लोज करने की बजाय ओपन छोड़ दे तो सर्किट टूट गया। टूट गया तो मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, 0।
सर्किट ओपन होने का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये तो था साइंस की टर्म में, समझ लिए हमने। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में इसका मीनिंग समझने के लिए हम देखते हैं, दीवार है, यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब उसके पास बॉल्स हैं, यहां से बॉल आई, इस पर्सन ने क्या किया, झुका, इस बॉल को उठाया और ऊपर रख दिया, इस बॉल को उठा के इसने यहाँ पे रख दिया, तो बॉल आ गई यहाँ पर, यहां से गायब हुई, यहाँ पर बॉल आ गई। अब ये रोलर है, यहाँ से मतलब स्मूथ सरफेस है, ये बॉल रोल करती हुई जाएगी, यहाँ से नीचे गिरेगी, और यहाँ से फिर मान लेते कोई पाइप वगैरह लगा हुआ है, इस बॉल के तीन तरफ पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ से जो ये बॉल है फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर वापिस यहाँ पे। अब ये पर्सन दोबारा से इस बॉल को उठाएगा और वापिस से मूव करवा देगा। अब यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, बॉल्स को मूव करवाने के लिए अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको यूज कर रहा है, मतलब जो उसने खाना खाया है, उस खाना खाने की वजह से उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, उसमें जो एनर्जी स्टोर थी, तो उस एनर्जी का इसने यूज किया और इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस बॉल को मूव करवा दिया, ठीक है। तो इस किसने करवाया, ये इस पर्सन ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इसके पास खुद की एनर्जी थी। तो इसका फिजिक्स से क्या रिलेशन है, रिलेट करते हैं। पर्सन कौन है, सेल या फिर बैटरी, कोई भी लगा लो। पर्सन का काम कौन कर रहा है सर्किट के अंदर, सेल या बैटरी। अब पर्सन के अंदर तो क्या थी, फूड की एनर्जी थी, सेल या बैटरी में क्या होगी, उसकी केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। जैसे देखो अलार्म वगैरह के अंदर देखते हैं, रेडियो वगैरह में जो हम सेल डालते हैं उसके अंदर ब्लैक ब्लैक एक रोड होती है, वो क्या होती है, ग्रेफाइट होता है, बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है ना, वो ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो उसकी मतलब क्या है कि जो सेल या फिर बैटरी होगी, उसकी जो ब्लैक रोड होगी उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। वो जिस भी मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उसकी कुछ न कुछ केमिकल एनर्जी होगी, तो वो केमिकल एनर्जी इस फूड की जगह वो काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर बॉल मूव कर रहा है, यहाँ पर सेल या बैटरी किसको मूव करवा रही है, इलेक्ट्रॉन को। होल को नहीं मूव करवा सकती, होल अपने आप मूव कर जाएगी, मूव किसको करवाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, बॉल की जगह कौन मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। और दीवार का काम कौन कर रहा है, ये सर्किट काम कर रहा है। तो यही हमारे पास क्या होगी, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, ये एक बैटरी ही होती है। ईएमएफ का मतलब बैटरी, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब जो ईएमएफ है उसकी यूनिट क्या होगी, अब ईएमएफ तो को हमने क्या बोला, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। दूसरा हमने ईएमएफ को क्या नाम दिया है, एनर्जी का। तो एनर्जी मतलब कि क्या होगी, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहां से पोटेंशियल मतलब वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो दूसरी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, सिंपल जूल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एक कूलम चार्ज को दे रहा है। तो वहां पर तो हमने एक कूलम की जगह 1 मान लिया, मतलब चार्ज की जगह 1 पुट कर दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी है जो एक कूलम चार्ज को दी जाती है सर्किट में मूव करने के लिए। मतलब एक बैटरी क्या करती है, चार्जेस को एनर्जी देगी कि जाओ घूम के आओ पूरे सर्किट में, क्योंकि घूम के आएंगे तभी तो करंट बनेगा। तो बैटरी ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी कि जाओ दूसरों को करंट प्रोवाइड करो। एक्चुअल में कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है, और घूम कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और फायदा किसको रहा है, हमें, क्योंकि हम उससे बिजली ले रहे हैं।
तो ये था हमारा ईएमएफ का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम एक वही कंडक्टर लेते हैं। ये हमने कंडक्टर लिया जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो हम बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिजिक्स की टर्म में इसको क्या बोलोगे? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हमने क्यूबॉइड टाइप ले लिया, ये हमने एक बॉक्स लिया जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबकी वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट होगी। अगर मीटर में माने तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस मटेरियल की नंबर डेंसिटी होगी। अगर ये जो क्यूब लिया हमने, अगर वो कॉपर का लिया तो कॉपर की नंबर डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह जो भी हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया है उसकी नंबर डेंसिटी है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29, 10⁻29 इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, शुरू में हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 10⁻29 जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर चाहे कितना भी है, 37 डिग्री है, 30 डिग्री है, 25 डिग्री, जितना भी रूम टेम्परेचर उसके ऊपर हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब हमें पता है एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? kB/T। यही एनर्जी का रिलेशन होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू है और ये क्या है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दो तो इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी रूम टेम्परेचर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर सकते, इमेजिन करो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि हम इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से, जो रूम का टेम्परेचर है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इस बोर्ड का इलेक्ट्रॉन हो, इतनी हाई मूव करता है। 1 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा? 10⁵। 10⁵ का मतलब इतने मीटर, इतने मीटर का मतलब 100 किलोमीटर। देख सकते हो 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर अगर मैंने कॉपर की वायर है, ठीक है, नंगी कॉपर की वायर हमने रख दी है। नंगी का मतलब उसका जो ऊपर का कवर होता है, सीथ होती है प्लास्टिक की, उसको रिमूव करके रख दो या फिर उसका एज इट इज रख दो। लेकिन हम रिमूव करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लास्टिक में तो करंट वैसे भी नहीं लगता है, तो इसलिए हम मान लेते कि रिमूव करके ही रख दिया है। उस बेयर कॉपर की वायर को हमने एज इट इज रूम पर रखा। अगर इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब करंट, तो इसका मतलब अगर हम उसको टच करते तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट लग जाना चाहिए और हम उसी टाइम मर जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉपर की वायर पड़ी रही, उसमें कोई करंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि करंट की डेफिनेशन में हमने एक वर्ड बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पर वो मिसिंग है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे, गधों की तरह मेहनत कर, उनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो वो उनकी रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन। थोड़ा सा एक काम शुरू किया, उस काम में इधर गए, फिर सोचा नहीं ये काम तो ठीक नहीं है, फिर वापस आ गए और दूसरे डायरेक्शन में मूव किए। तो वो बीच में उसी जगह जहां पर उसने, मान लो कि यहां से शुरू किया था किसी पर्सन ने काम, 2 साल उसने एक काम किया, यहां पर पहुंच गया, फिर उसको समझ में आया कि नहीं ये काम तो नहीं, दूसरा करते हैं, तो फिर वो वापिस दूसरे काम की तरफ चला गया। तो वापिस से अपने उसी पोजीशन पर आकर गया है वो, फिर से उसको समझ में आएगा नहीं ये काम भी नहीं है, फिर वो वापिस आगे जाएगा। तो मतलब वो एक ही जगह पर रहता है, वो मूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उसका एम्बिशन नहीं है। तो जिस तरह हमें अपनी लाइफ में एक एम्बिशन की जरूरत होती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास वो डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को सम करते हैं, स्पीड का सम करते हैं, तो वो 0 आएगा। मीन्स अगर हम थर्मल वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करें, U रिप्रेजेंट द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी U फॉर थर्मल वेलोसिटी, मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, ये तो क्या है 1 मीटर क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने मान लो n इलेक्ट्रॉन है। तो एवरेज मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी प्लस सेकेंड की प्लस थर्ड की, सारे के सारे n इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी को ऐड कर दो और हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने का मेथड क्या होता है, सभी की वेलोसिटी ऐड करके n से डिवाइड कर दो। जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आती है, 0। ठीक है। और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की भी थर्मल वेलोसिटी लेती हूँ, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो कितनी होगी 0, बट एवरेज थर्मल स्पीड 0 नहीं होगी। एवरेज थर्मल स्पीड 0 नहीं होगी, ना एक इलेक्ट्रॉन की ना सारे इलेक्ट्रॉन्स की। एवरेज थर्मल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की भी 0 हो सकती है और सभी की भी 0 हो सकती है, लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इधर गया फिर वापिस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर मूव करके यहाँ पे आ गया वापिस से, डिस्टेंस तो 0 हुआ ही नहीं, वो तो इतना सारा पाथ कवर करके आ रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड 0 नहीं होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है, तो ओवरऑल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। इसलिए वेलोसिटी 0 हो सकती है लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। अब हमें तो यहाँ पे करंट पैदा करना है, तो करंट पैदा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट कर देंगे, सेल या फिर बैटरी, उससे कनेक्ट कर दो, की को क्लोज कर दो, पॉजिटिव है तो इस एंड पर आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये छोटे वाले टर्मिनल से जुड़ा, बड़े का मतलब पॉजिटिव, छोटे का मतलब नेगेटिव। अब पॉजिटिव की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली, सारे नहीं बोल सकते हम, मोस्टली इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे,
मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। एक आध इलेक्ट्रॉन होगा कि यहाँ पर देखो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से भाग रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आगे की तरफ भी मूव कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन लेने जो ओवरऑल इस तरफ आ रहे, ओवरऑल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, हम वो इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये काम कर कौन रहा है? बैटरी कर रही है। बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वहां पर क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। तो वो देखते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स अप्लाई किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पुट करो, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज किसके ऊपर ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर। तो माइनस ई। यहाँ पे चार्ज की जगह हमने माइनस ई पुट किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन ये चीज शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मैं इधर भाग रही हूं, तुम उस साइड जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन को उस तरफ रिपेल करेगी। ठीक है, तो इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कहां से आया? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो न्यूटन सेकेंड लॉ वो क्या बोलता है? लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन 2 कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 and 2 कितना आ जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई ई डिवाइड बाई एम। तो यहां पर देखो हम वैल्यू इस साइड पुट कर लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो इतना आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो दो चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे दो चीजों की वजह से है। एक तो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। दूसरा बैटरी की वजह से। बैटरी बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। एक ही बात है, सेल लगा लो, बैटरी लगा लो, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। तो दूसरी इनकी वेलोसिटी होगी इस वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, भगा रही है उनको, मतलब धक्का दे रही है। धक्का देना मतलब उसको मोशन में लेके आना। मोशन में आ गई तो मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी, रूम टेम्परेचर की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब हमने रूम टेम्परेचर की वजह से देखा था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। प्लस कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगी। कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी हाई वोल्टेज की बैटरी ली। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो टोटल वेलोसिटी है वो तो ज्यादा होनी चाहिए बट कम होगी। कितनी कम होगी? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा कम हो गई। मतलब वो अब एक सेकेंड में कितना मूव कर रही है? इतना 0.0001 मीटर इतना मूव कर रही है। 1 मिलीमीटर से भी कम, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर, उससे भी कम एक सेकेंड में सिर्फ। कहां पर वो 100 किलोमीटर मूव कर रही है, तो कहां पर वो 1 मिलीमीटर से भी कम मूव कर रही है। तो ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ने की बजाय कम कैसे होगी? वो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो कहां पर गई? तो ये चीज देखते हैं।
देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। बट वेलोसिटी के बढ़ने से कोलिजन भी बढ़ गया, वेलोसिटी के बढ़ने से। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको हम बोले बहुत फास्ट स्पीड से भागो, बहुत फास्ट स्पीड से भागेंगे, एक तो रूम टेम्परेचर की वजह से उनकी स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ऊपर से बैटरी भी उनको पुश कर रही है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर मारते जाएंगे, मतलब कोलिजन बढ़ गया। कोलिजन की वजह से जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, कोई गिर जाएगा फिर उठेगा, फिर गिर जाएगा, फिर कोई और उसके ऊपर से कुचल जाएगा, जैसे मूवीज में दिखाते, कोई बोल देता है ना कि बम रखा है थिएटर में या फिर जो मॉल वगैरह, तो वहां पे क्या करते, लोग भागने लग जाते, कोई नीचे गिर जाता बच्चा, उसके ऊपर से ही लोग मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो किसके इक्वल होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब उसकी ओवरऑल वेलोसिटी। अब ओवरऑल जो उसकी टोटल वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर इसको हम लिख देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको v1 मान लेते हैं, v मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u उसकी थर्मल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, a उसका एसिलेरेशन, एसिलेरेशन मतलब जब उसकी स्पीड बार बार कम ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब उसमें एसिलेरेशन है, t को रिप्रेजेंट कर देते हैं टाउ से। अब यहां पे देखो जो ये वर्ड है टाउ, टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। फिजिक्स को भूल जाओ, एक मिनट के लिए सोचो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, सिंपल, फिजिक्स नहीं आती हमें फिर भी हमें बताना रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्स करने का टाइम, मतलब हमने आज एग्जाम दे दिया, फिर हमारा एग्जाम मान लेते हैं 6 दिन बाद है, तो उसके बीच में, एग्जाम के बीच में जितना टाइम हम रेस्ट करते हैं तो वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहाँ पे किसका रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रॉन का। अब ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया कोलिजन, फिर यहाँ पे गया फिर से कोलिजन, यहाँ पे गया फिर से कोलिजन, तो दो कोलिजन होने के बीच में जो गैप है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से कोलिजन करके जब यहां पर गया, उसके बीच में तो उसने कोई कोलिजन नहीं किया, तो ये इस टाइम पे, इतने टाइम पीरियड तक, और यहाँ पे वो रिलैक्स रहता है, कोई कोलिजन नहीं करता है, मतलब रिलैक्स है। तो ये इसका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और ये कितना होता है, 1 सेकेंड का भी 10⁻14 हिस्सा, मतलब 10⁻⁻14 सेकेंड। ये लगभग सभी में सेम हो गया, तो ये आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई u2 a2 टाउ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहां पर जो ये एसिलेरेशन होता है वो भी सभी में सेम होगा। एसिलेरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन सेम थर्मल रूम टेम्परेचर पर सेम बैटरी से कनेक्टेड है, वैसे ही कोलाइड कर एक दूसरे से, तो उनका एसिलेरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर हम देखते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल नहीं, थर्मल हम निकाल चुके, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे वीडी से। एवरेज का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐड करके n से डिवाइड, v1 की वैल्यू u1 प्लस a टाउ प्लस v2 की वैल्यू u2 प्लस
ए। अगर हम रिलैक्सेशन टाइम मान लो कि कम ज्यादा ले भी रहे हैं, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम तक रिलैक्स रहे, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम τ1 और τ2 मान सकते हैं, मानना चाहिए। तो अगर हम इसको एज इट इज छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, ठीक है। τ2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई n। दोबारा से बताओ, यहाँ पे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अगर हम जस्ट मान रहे कि सारे इक्वल टाइम तक रिलैक्स रहते हैं तो सबको टाउ दिखा दो, लेकिन जैसा हमारी बुक्स के अंदर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम मानना है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ से देखो u1 प्लस u2, u1 u2 प्लस इसी तरह से u3 प्लस सोन un। n सभी के नीचे है तो इसके नीचे भी n लिख लो, प्लस सभी में से एसिलेशन कॉमन है, एसिलेशन बाहर, अंदर क्या बच गया τ1 τ2 प्लस τn डिवाइड बाई n, ये आ गया। अब ये तो कितना था, एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, कितनी थी 0 प्लस a। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसको मान लो सिंपल टाउ, ठीक है। अगर हम शुरू से ही टाउ मान रहे थे तो ये करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल टाउ लिख दो, तो a टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, एसिलेशन मल्टीप्लाई बाई रिलैक्सेशन टाइम। अब एसिलेशन की वैल्यू हम पीछे वाले इक्वेशंस में निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल थे, माइनस ई डिवाइड बाई एम टाउ। ये हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ पर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई रिलैक्सेशन टाइम, सभी के डिवाइड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, वो वेलोसिटी जिसके साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे हैं। जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो फर्स्ट है न्यूटन, होती है, बिल्कुल होती है। जूल पर कूलम, ये भी होती है। थर्ड है न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी होती है। तो इसका ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबोव। अब न्यूटन मीटर पर कूलम कैसे होगी, देखो जो ईएमएफ होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। वर्क डन मीन्स फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस और डिवाइड बाई चार्ज। फोर्स की हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर और चार्ज की कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और टाइम की कितनी होगी, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन आवर नर्व्स इज। हमारी नर्व्स के अंदर करंट कितने उसमें होता है, मिली एम्पियर में भी हो सकता है, बट हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर्स के अंदर। जो बुक्स में आंसर होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर्स में। वैसे जो हमारी बॉडी होती है वो कितना करंट है सहन कर सकती है, हमारी बॉडी सहन कर सकती है। अगर हम बात करते हैं एसी की, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी ले लेते हैं, 50 to 60 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो 1 मिली एम्पियर इतने करंट को सहन कर सकती है। अगर हमें इतना करंट एसी का लगता है तो हमारी डेथ नहीं होगी। इसी तरह अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट 5 मिली एम्पियर तक हम सहन कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिली एम्पियर तक। 5 मिली एम्पियर तक के करंट को हम सहन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होते ही हमारी बॉडी को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है एवरेज थर्मल स्पीड। जो एवरेज थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी? 0 होगी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगी, या दिस मच हो गया, कोई भी नहीं। तो स्पीड कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वेलोसिटी 0 होगी लेकिन स्पीड कितनी रहेगी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगर कोई भी करंट है वो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए फ्लो करता है तो उसका नाम क्या होगा? ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट। तो इस जो करंट बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, जैसे कि लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब कि बिजली का कड़कना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। करंट की सीजीएस यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बायोट, या फिर एब एम्पियर। तो सभी, मतलब जो एब एम्पियर होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं और उसी को बायोट बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड एब एम्पियर। तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा बताओ? फर्स्ट ऑप्शन। थ्योरी में हमने पढ़ा था एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1/10 एब एम्पियर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम जो कल आने वाला लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस यूनिट, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डिवाइड बाय NEA। तो यहाँ से देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन C पर डिपेंड करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर डिपेंड करती है, आई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड करती है। तो बच गया क्या? लेंथ ऑफ वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेटालिक रजिस्टर इज कनेक्टेड। एक बैटरी के थ्रू हमने एक, ये होगी बैटरी, इसके अक्रॉस हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। If the number of collision of free electron with lattice is somehow decreased, मतलब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन को डिक्रीज कर दिया है तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर हम कोलिजन डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर उसके बीच में रुकावट ही नहीं होगी, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस, कोलिजन बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कोलिजन कम हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट टॉपिक के MCQ।